नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसे हमने पिछले एपिसोड में फुलकारी लोक कला को देखा था, तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे राजस्थान की प्रसिद्ध फड़ चित्रकला को और देखेंगे कि फड़ चित्रकला क्यों बनाई जाती है, फड़ चित्रकला बनाने के पीछे क्या कारण थे और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है और आज के परिदृश्य में फड़ चित्रकला कितनी लोकप्रिय है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के एपिसोड में हम राजस्थान की प्रसिद्ध फड़ चित्र लोक कला के बारे में बात करेंगे। देखिए, जैसे हम हर टॉपिक में जब भी किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसके दो पार्ट करते हैं, भौगोलिक तथ्य और ऐतिहासिक तथ्य। तो आज हम फड़ चित्र लोक कला को भी उसी मानक के अनुसार देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले भौगोलिक तथ्यों को अगर देखें तो फड़ चित्र राजस्थान के भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में बनाई गई थी। ठीक है, तो ये दो स्थान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप ज़रूर नोट कीजिएगा। ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो देखिए, फड़ चित्र मेवाड़ में 700 वर्ष पूर्व से जो है इसका प्रचलन माना जाता है फड़ चित्रों का। ठीक है, फड़ चित्र राजस्थान के शाहपुरा से बनने आरंभ हुए थे, यानी कि जो राजस्थान का शाहपुरा था वहाँ से सर्वप्रथम जो है फड़ चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट है आपके लिए। शाहपुरा 1960 में पद्मश्री श्री लाल जोशी ने फड़ चित्रकारी को सिखाने के लिए भीलवाड़ा में जोशी कला केंद्र की स्थापना की थी, जिसे वर्तमान में चित्रशाला कहा जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये भी। और श्री लाल जोशी जी पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हैं और इन्होंने फड़ चित्र कला के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा नाम कमाया है। और इनका जो परिवार है वो आज भी जो है फड़ चित्र लोक कला को जो है नए आयामों पर ले जाने का कार्य कर रहा है। और इन्होंने काफ़ी सारे जगहों पर अपने फड़ चित्रों को प्रदर्शित भी किया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कई बार पूछ लिया जाता है कि फड़ चित्रों के लिए किस चित्रकार को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो श्री लाल जोशी जी वहाँ पर अगर विकल्प में है तो आप उस विकल्प को सही कर सकते हैं। कलात्मक तथ्यों की बात करें तो देखिए, फड़ चित्रों को छिपा जाति के लोग बनाते हैं। अब जो फड़ चित्र है इसको जो बनाने वाले लोग हैं या कलाकार हैं वो छिपा जाति के लोग हैं। फड़ चित्र बनाने वाले छिपा जाति के चित्रकारों को चतारा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो छिपा जाति के जो चित्रकार हैं उन्हें स्थानीय भाषा में चतारा कहा जाता है। छिपा जाति के लोग रंगाई व छपाई का कार्य भी करते थे। तो आपने देखा होगा कि जो छिपा नाम है ये शायद इसी छपाई के कार्य के कारण इनको छिपा कहा जाने लगा होगा। हालांकि छिपा जाति के लोग कहते हैं कि हम जो है रंगाई व छपाई तो करते थे, लेकिन हम जो कपड़े पे बनाए जाने वाली जन्म कुंडलियां हैं हम उनका कार्य करते थे और उसी को कार्य करते करते हम फिर फड़ चित्रों की ओर अग्रसरित हो चुके हैं। ठीक है, फड़ चित्रों को तभी बनाया जाता है जब कोई भोपास इसे बनाने का आग्रह करता है। अब यहाँ पर देखिए दो लोगों का जिक्र आ रहा है। एक तो छिपा जाति के लोग हैं जो फड़ चित्रों को बनाते हैं और दूसरा भोपा, यानी कि फड़ चित्र तभी बनाए जाते हैं जब भोपा इसे बनाने का आग्रह छिपा जाति के लोगों को करता है। ठीक है, तो भोपा वे लोग हैं जो फड़ चित्रों पर प्रदर्शित की हुई लोक कथाओं या पौराणिक कथाओं को जो है गा करके उनका मंचन करते हैं, तो उन्हें भोपा कहा जाता है। और इनके बारे में आगे भी विस्तार से हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, फड़ चित्रों को भोपा जंतर नामक वाद्य यंत्र बजाकर प्रस्तुति देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो जंतर जो वाद्य यंत्र है वो इस प्रकार दिखता है, ठीक वीणा के रूप में ही ये दिखता है। और इसे देखिए गले पर जो है लटकाया जाता है और इसको तब यहाँ पर बजाया जाता है। तो आपने देखा होगा कि वीणा को जो गोद में रख करके बजाया जाता है, जबकि जो जंतर है इसे गले में लटका करके इसको बजाया जाता है। फड़ चित्रों में पौराणिक कथाओं व महापुरुषों जैसे रामदेव जी, पाबू जी एवं देवनारायण जी के जीवन से संबंधित प्रसंगों का वर्णन जो है किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो ये फड़ चित्र है इनमें जो है पौराणिक कथाओं का वर्णन होता है, रामायण की जो प्रसंग है उनका भी वर्णन है, महाभारत के प्रसंगों का वर्णन है, और साथ में जो महापुरुष
राजस्थान में हुए रामदेव जी, पाबू जी और देवनारायण जी, इनके जीवन से संबंधित जो भी प्रसंग है, इनका भी वर्णन वहाँ पर किया जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ। जो रामदेव जी, पाबू जी और देवनारायण जी हैं, इनको राजस्थान में काफ़ी माना जाता है। इनको भगवान के अवतार के रूप में वहाँ पर माना जाता है। तो उनकी जितनी भी लोक किंवदंतियाँ, कहानियाँ हैं, उनको बेस्ड करके फड़ चित्रों में उनकी कथाएं बनाई जाती हैं। फड़ चित्रों में मध्य में पौराणिक महापुरुष का चित्र होता है तथा चित्रकार का हस्ताक्षर, तिथि व भोपा का नाम व पता लिखा होता है। अब देखिए, जब फड़ चित्र को बनाया जाता है तो उसमें जो कहानी होती है वो पौराणिक कथा से संबंधित हो सकती है, या ये जो पाबू जी या देवनारायण जी से संबंधित हो सकते हैं। तो मध्य में इनका चित्र होता है और उसके अगल बगल उनके छोटी छोटी जो है कहानियों के चित्र बनाए जाते हैं। और फड़ चित्र में जो छिपा होते हैं, छिपा चित्रकार होते हैं, वो अपना हस्ताक्षर करते हैं, उस तिथि का भी उल्लेख करते हैं कि किस तिथि को उन्होंने इस चित्र को बनाया है, और उस भोपा का नाम का उल्लेख भी करते हैं जिसके रिक्वेस्ट पर ये चित्र बनाया जाता था। ठीक है, और उसका पता भी लिखा होता है। फड़ चित्रों का उद्देश्य पूरा होते ही या कट फट जाने पर फड़ को पुष्कर के तालाब में विसर्जित किया जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो भी फड़ चित्रों का निर्माण किया जाता है, जब भी उनका इस्तेमाल पूरा हो जाता है या वो कट फट जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं, तो उनको ऐसे ही कहीं पर भी नहीं फेंका जाता, क्योंकि इनको भगवान का रूप माना जाता है। इसमें भगवान की जो है कथा उकेरी जाती है, चित्रित की जाती है, इसलिए फड़ चित्रों को काफ़ी आदर से देखा जाता है। और ठीक जब ये कट फट जाते हैं या इनका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो इनको पुष्कर के तालाब में विसर्जित किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। फड़ चित्रों में नारंगी, पीला, नीला, हरा, काला, लाल व भूरा रंग प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ खास रंग के कलर का इस्तेमाल फड़ चित्र में किया जाता है, जिनमें नारंगी, पीला, नीला, हरा, काला, लाल व भूरा रंग है। तो मुख्यतः आप देखिए यहाँ पर जो हमारे प्राइमरी कलर्स हैं वो तो यहाँ पर हैं ही, लाल, नीला और पीला तो हमारे प्राइमरी कलर हैं। काला, हरा, नारंगी ये और भूरा रंग ये भी इसमें प्रयोग किया जाता है। फड़ चित्रों में पहले हल्के पीले व सफ़ेद रंग से चित्रित किया जाता था, फिर एक रंग लगाने के बाद फिर दूसरा रंग लगाया जाता है। अगर हम इसके निर्माण की तकनीक की बात करें तो पहले पीले और सफ़ेद रंग से जो है आउटलाइन बनाई जाती है, और फिर इसमें जैसे अगर लाल रंग का काम है तो चित्र में जहाँ जहाँ पर लाल रंग लगाना है तो उसमें लाल रंग लगा दिया जाता है। उसके बाद जहाँ जहाँ पीला रंग लगाना है उसके बाद पीला रंग लगाया जाता है, जहाँ पर नीला। तो इसमें जो इसकी विधि है इसमें इस प्रकार है कि जिस भी रंग का आपने इस्तेमाल करना है तो उसको एक बार में जहाँ जहाँ पर उसको उपयोग करना है तो वो पहले एक बार में चित्रित कर लिया जाता है, फिर दूसरे रंग का नंबर आता है, फिर तीसरे रंग का नंबर आता है। इस प्रकार से जो है फड़ चित्रों को बनाया जाता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने लाल रंग एक जगह पे लगाया फिर पीला रंग एक जगह पे लगाया, तो यानी कि कुल मिलाकर के जब रंगों को लगाया जाता है तो पहले एक रंग का काम पूरा कर लिया जाता है। फड़ चित्रों की अगर माप की बात करें तो ये 5 मीटर से 12 मीटर तक लंबे होते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले जो प्राचीन काल में जो फड़ चित्र बनाई जाती थी वो काफ़ी लंबी होती थी, लेकिन जैसे जैसे व्यावसायिकता लोक कलाओं पर हावी हो रही है तो इसका जो साइज है वो भी घटने लग गया है। तो जो प्राचीन काल की जो फड़ चित्र हैं जो संग्रहालयों में रखे गए हैं वो 5 मीटर से लेकर के 12 मीटर तक लंबे होते थे, क्योंकि ये जितना लंबे होते हैं उतनी ज़्यादा इनमें कथाओं को जो स्थान मिल जाता है, तो इसलिए इनको इस तरीके से लंबा जो है बनाया जाता है। तो ये एक किस्म की स्क्रॉल पेंटिंग भी कही जा सकती हैं। तो आप यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक जो है छिपा चित्रकार जो है एक फड़ चित्र को जो है रंगने का कार्य कर रहा है। अगर इसके कलात्मक तथ्य में जो मुख्य फैक्ट है कि फड़ चित्रों में निम्न फड़ बनाई जाती है, यानी कि कौन कौन सी फड़ें जो है राजस्थान में प्रचलित हैं, अगर उनकी बात करें तो देखिए यहाँ पर जो प्रमुख रूप से जो है पाबू जी की फड़ है, रामदेव जी की फड़, देवनारायण जी की फड़, गोगा जी की फड़ और माता जी की फड़। तो ये जो भी नाम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, पाबू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी, गोगा जी और माता जी, ये राजस्थान के लोक संस्कृति में
इनको जो है भगवान के अवतार के रूप में माना जाता है। तो इन्हीं के जीवन चरित्र को फड़ चित्रों में प्रदर्शित किया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि फड़ चित्रों को क्यों बनाया जाता है? ठीक है, तो फड़ चित्रों को तभी बनाया जाता है जब किसी परिवार की कोई कामना पूरी हो जाए, या उन्होंने कोई विश मांगी हुई है तो वो पूरी हो जाती है, या किसी अनिष्ट का भय हो, तब भोपा को फड़ बाँचने के लिए आमंत्रित किया जाता है। देखा आपने देखा भी होगा कि जैसे उत्तराखंड में भी है, हम मंडान या जागर लगाते हैं, तो या तो कोई मनोकामना हमारी पूरी हो जाती है, या हम कभी कभी पितृदोष से बचने के लिए भी इस तरीके का अनुष्ठान कार्य करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से राजस्थान में फड़ चित्रों को तभी बनाया जाता है जब उनकी कोई अपनी मनौती या मंगल कामना जो उन्होंने मांगी होती है भगवान से, अगर वो पूरी हो जाती है तो भगवान को धन्यवाद करने के लिए फड़ चित्रों का वाचन किया जाता है, या फिर किसी अनिष्ट का भय होने के कारण भी वहाँ पर फड़ चित्रों को जो है बाँचा जाता है। अब यहाँ पर प्रोसेस ये होती है कि जब जिस भी परिवार को फड़ चित्रों का वाचन करवाना होता है, तो वो भोपा को, यानी कि जो उस जो उस फड़ चित्र को पढ़ करके उसकी कथा को सुनाते हैं जंतर वाद्य यंत्र के साथ में, तो पहले उसको बताया जाता है कि भाई हमें फला देवता की या फला जो महापुरुष है उसकी फड़ जो हमने बाँचनी है, जैसे बाबू जी की फड़ बाँचनी है या देवनारायण जी की फड़ बाँचनी है, ये हमें भोपा को बताना होगा। फिर जब भोपा को ये आप एक किस्म का उसको आमंत्रण दे देते हैं कि हमारे यहाँ अमुक दिन पर जो है आपने फड़ जो है बाँचनी है, तो फिर जब वो निमंत्रण उसको प्राप्त होता है तो वो फिर छिपा जाति के लोगों को किसी विशिष्ट फड़ को बनाने का प्रस्ताव देता है। देखिए यहाँ पर क्या प्रोसेस है कि भोपा को जब फड़ बाँचने का निमंत्रण मिलता है, तो फिर उसके बाद वो छिपा जाति के लोगों को बताता है कि भाई मुझे फला परिवार के यहाँ फला दिन जो है फड़ बाँचनी है। आप जो है विशिष्ट जो फड़ है, यानी कि जिस भी देवता की या जिस भी महापुरुष की वो फड़ बाँचने का आग्रह करते हैं भोपा से, वो जो है छिपा को बताया जाता है कि मुझे पाबू जी की बनानी है, देवरानी की बनानी है, रामदेव की बनानी है, गोगा जी की बनानी है, या फिर माता जी की फड़ बनवानी है। तो वो छिपा जाति के लोगों को ये बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर फड़ चित्र जो है दो तरीके से बनाए जाते हैं। एक तो अनुष्ठान के लिए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, और जो फड़ चित्रों को बनाने का जो दूसरा कारण है वो भोपा लोग अपनी आजीविका के लिए भी फड़ चित्रों को बनवाते हैं, जिसे वो गांव-गांव जाकर फड़ का वाचन करके लोगों द्वारा फड़ वाचन की भेंट भी प्राप्त करते हैं। यानी कि वे गांव-गांव जाते हैं, वहाँ पर इन कथाओं का वाचन करते हैं, और उस कथा के वाचन के फलस्वरूप गांव वाले उनको जो भी भेंट देते हैं, चाहे वो रुपए पैसे में हो, अनाज के रूप में हो, कपड़ों के रूप में हो, तो वो उनको मिलता है। तो फड़ बनाने का दूसरा कारण ये भी है। अब देखिए अनुष्ठान के बाद फड़ चित्रों का क्या किया जाता है। अनुष्ठान समाप्त होने के बाद फड़ को पुष्कर मंदिर के तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अनुष्ठान अगर आपका समाप्त हो गया है तो उसके बाद उस फड़ को पुष्कर मंदिर के तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। और जो भोपा लोगों के पास अपनी जो फड़ होती हैं, अगर वो कट फट जाती हैं तो भी उनको पुष्कर मंदिर के तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है, बड़े आदर के साथ। अब देखिए फड़ चित्रों के अगर हम रोचक तथ्यों की बात करें तो देखिए नवीन संसद भवन में 75 फीट लंबी फड़ चित्र को लगाया गया है। अगर आपने इन फैक्ट को जाना है, ये करंट अफेयर के फैक्ट हैं, तो नवीन जो संसद भवन बना है सेंट्रल विस्टा, यहाँ पर 75 फीट लंबी फड़ को लगाया गया है। और इससे चित्रकार कल्याण जोशी, जो मैंने आपको कहा था ना कि जोशी फैमिली इस फड़ चित्र को बनाती है, तो वहीं उसी परिवार के एक चित्रकार है कल्याण जोशी जी, उन्होंने 15 अन्य चित्रकारों के साथ मिलकर इस फड़ चित्र को बनाया था। इसके 3 भाग हैं, जिसमें देवनारायण, पाबूजी और रामदेव के जीवन को अंकित किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। 73वें गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस की परेड में भी फड़ चित्रों को शामिल किया गया था। तो ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो फड़ थी 120 फीट लंबी और 6 फीट चौड़ी फड़ थी। तो आप यहाँ पर चित्र में देख रहे होंगे कि इस तरीके से ये जो है 120 फीट लंबी और 6 फीट चौड़ी फड़ का निर्माण किया गया था, जिसमें जो है इतिहास से संबंधित
जितनी भी चीज़ें हैं, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की भी इसमें है, जो है ब्रिटिश काल की जो भी कहानियाँ हैं, स्वतंत्रता आंदोलन की कहानियाँ हैं, जो हमारे महापुरुष हैं उनसे जीवन से संबंधित भी इसमें इनको शामिल किया गया था। तो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं ये फड़ लोक कला के। अब देखिए, वर्ष 1992 में भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपये मूल्य का डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि ये कई बार पूछा भी जाता है कि ये पूछा जा सकता है कि कौन से जो है किस फड़ के ऊपर जो है डाक टिकट भी जारी किया गया है। तो आप ये देख लीजिएगा। तो 1992 में भारत सरकार के द्वारा डाक विभाग द्वारा देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपये मूल्य का डाक टिकट जारी किया गया था। तो ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप अपने नोट्स में ज़रूर शामिल कीजिएगा, क्योंकि लोक कलाओं पर इसी तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ये जो लोक कलाओं के सवाल होंगे वो बहुत इजी नहीं होंगे, वो फैक्टोरियल होंगे। तो फैक्ट वहाँ पर पूछा जाएगा। तो जितने भी फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, ये काफ़ी मेहनत के साथ में जो है कई सारी पुस्तकों को ढूंढा जाता है। कई सारी पुस्तकों में जो भी फैक्ट हमें मिलते हैं, उन फैक्ट्स को हम अपने वीडियो में आपके लिए शामिल करते हैं, ताकि आपको बहुत ही शॉर्ट में जो है जानकारियाँ ना हो आपके पास डिटेल में जानकारी होनी चाहिए किसी भी टॉपिक के ऊपर। हम जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें हम डिटेल वाइज उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, और कोशिश हमारी ये होती है कि हम आपको ऐसे फैक्ट भी बता सकें जो आपको अन्य पुस्तकों में नहीं मिल पाते हैं या जिनके ऊपर आपका ध्यान नहीं जाता है। और साथ ही उस कला से संबंधित या जो भी लोक कला या जिस भी टॉपिक पर हम वीडियो बनाते हैं, साथ में उसका जो जनरल नॉलेज है या सामान्य ज्ञान के अन्य पक्ष उस टॉपिक के साथ जुड़े होते हैं, उनको भी हम शामिल करने की पूरी कोशिश करते हैं, ताकि आपका जो भी नोट्स बने वो काफ़ी जो इम्प्रेसिव हो। आपको जो भी फैक्ट हमारे द्वारा बताए जाएं, आप उन फैक्ट को भी उसमें नोट कर सकें। तो आज के वीडियो में हमने एक बात की फड़ चित्रों से संबंधित, और फड़ चित्रों को देखा कि किस प्रकार फड़ चित्रों का निर्माण किया जाता है, क्यों उनका निर्माण होता है, और किस प्रकार से जो फड़ चित्र है ये एक अनुष्ठानिक लोक कला से शुरू हुई थी, और आज फड़ चित्र जो है हमारे ड्राइंग रूम तक, हमारे जो है ऑफिस में, हमारे घरों में, सब जगह अपनी पहचान बना चुके हैं, पैठ बना चुके हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे आधुनिकता का दौर चल रहा है, तो आपने देखा कि 15 मीटर से लेकर के 5 मीटर से लेकर 15 मीटर लंबी फड़ जो बनती थी, आज वो 1 मीटर, 1.5 मीटर, आधा मीटर की हो चुकी हैं। क्योंकि जैसे जैसे इनका व्यवसायीकरण हो रहा है, तो लोक कलाएं जो है अपने पुरातन स्वरूप को भी खो रही हैं। तो ये भी कारण है कि लोक कलाएं धीरे धीरे करके जो उनका बाजारीकरण हो रहा है, तो वो अपनी जो मूल पहचान थी उसको भी खोते जा रहे हैं, और लोग सिर्फ इनको फैशन के लिए अपने घरों में लगाते हैं। इनका जो मुख्य उद्देश्य होता था इनको बनाने का, उसके बारे में अनभिज्ञ होते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आप जानकारी से सहमत हुए होंगे। तो अगर आप को ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत करके हम आपके लिए ये सारे फैक्ट इकट्ठा करते हैं। और आज के अंक का हमारा प्रश्न है, फड़ चित्र बनाने वाले चित्रकारों को क्या कहा जाता है? और आपके लिए विकल्प हैं भोपा, उस्ताद, मुहस्सबिर और चतारा। तो आपको इस प्रश्न का जवाब कमेंट में देना होगा। पिछले अंक में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, रंगाई की तकनीक बाटिक मूल रूप से कहाँ की है? और विकल्प थे आपके पास चीन, इंडोनेशिया, थाईलैंड और भारत। तो बाटिक जो तकनीक है वो मूल रूप से इंडोनेशिया की है, तो विकल्प बी सही हो जाता है। और सबसे पहले इस प्रश्न का जवाब दिया है श्रेया मिश्रा जी ने, रुद्रांश जी, नितिन सैनी, नमित सिंह, रवि डोभाल जी, दवाव क्राफ्ट, पिंकी चौहान, प्रेमा मेहता, गुरुपाल धीमान, दीप्ति, सुरेश सिंह रावत जी और पूनम द्विवेदी जी ने। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, आपने सबसे सही जवाब और सबसे पहले जवाब दिया। आपको आज का अंक कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप तैयारी कर रही हैं एलटी या प्रवक्ता की, तो आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।
नमस्कार।